Hello everyone, talking about chemical kinetics. तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। जल्दी से एक बार डिस्कशन शुरू करते हैं। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन कि एक रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। अगर आपको केमिस्ट्री में 12th की केमिस्ट्री है, 11th की केमिस्ट्री में पिछला कुछ आता है या पिछला कुछ नहीं आता, इस चैप्टर की ये एडवांटेज है कि ये चैप्टर आपको तब भी समझ आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट चैप्टर है, पिछले चैप्टर से इसका कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो व्हाट इज chemical kinetics all about? Chemical kinetics is basically about identifying the speed of reaction। एक reaction किस speed से हुआ। अगर मैं use of chemical kinetics की बात करूं, use of chemical kinetics ये है, जैसे हम लोगों ने CID देखा, CID में एक फोरेंसिक लैब होती है, राइट। सीआईडी में क्या होता था, एक लाश आती थी और दया और अभिजीत जो दो हमारे फील्ड वर्कर्स थे उनको भगा देते थे लाश की फोटो देख के कि पता लगाओ ये किसकी लाश है क्या नहीं है, पूरा क्राइम सीन, ठीक है। एंड दूसरी तरफ हम वही जो बॉडी है एक साइंटिस्ट को देते थे, फोरेंसिक साइंटिस्ट को, वो घर बैठे बैठे आपको बता देता था कि ये लाश कितनी पुरानी है, किस दिन मर्डर हुआ था, राइट। ये सब कैसे, बेसिकली व्हेन वी डाई हमारी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है, हमारी बॉडी में कार्बन डिकम्पोज होना शुरू होता है। तो बाय आइडेंटिफाइंग कि बॉडी में कितना कार्बन डिकम्पोज हो चुका है, राइट, तो जो फोरेंसिक साइंटिस्ट है वो टेस्ट करता है कि बॉडी में इस टाइम पे कितना कार्बन प्रेजेंट है और लिविंग बॉडी में कितना कार्बन था, तो उसको पता चल जाता है कितना कार्बन डिप्लीट हुआ है। अब कार्बन डिप्लीशन का एक फिक्स्ड रेट है, ओके, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कार्बन जिस रेट से डिप्लीट होता है, कितने टाइम में कितना डिप्लीट होता है, ये फाइंड आउट किया जा सकता है। तो वो टाइम कैलकुलेट कर लेता है कि कब से ये डिप्लीशन शुरू हुई है, राइट। तो मतलब उसको समझ आ जाता है कि कब से द बॉडी इज डेड एंड ही इज एबल टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ डेथ, ओके। तो दिस इज how chemical kinetics can be helpful to us। chemical kinetics can be used to find the age of trees या फिर the age of fossils, okay। तो this is the use of chemical kinetics। फाइनली बात करना शुरू करते हैं कि हमारा चैप्टर किस तरीके से है, okay। Talking about our chapter chemical kinetics is that branch of chemistry which deals with rate of reaction। अब rate of reaction का मतलब क्या होता है, rate of reaction का मतलब होता है rate of disappearance of reactants या फिर rate of appearance of प्रोडक्ट्स। इट इज द रेट जिससे रिएक्टेंट खत्म होते रहते हैं या फिर जिस रेट से प्रोडक्ट्स बन रहे, दिस इज व्हाट वी से इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये खुद में ही दो तरीके का होता है, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट बिल्कुल एवरेज स्पीड की तरह होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि इस टाइम इंटरवल में t1 से t2 के बीच में हमारा रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ। रिएक्टेंट हमारा A1 से A2 पे आ गया, ओके। तो एवरेज रेट होगा, रेट एवरेज रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ, A2 माइनस A1, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। अब यार ये जो A2 माइनस A1 वाली क्वांटिटी है, A2 छोटा नंबर है, A1 बड़ा नंबर है, ओके। दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। हम नहीं चाहते कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आए, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से एक माइनस लगा देते हैं, ये दिस फॉर्म्स द फॉर्मूला फॉर एवरेज रेट। इससे एवरेज रेट का फॉर्मूला बन गया माइनस ऑफ A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, टोटल रिएक्टेंट डिकम्पोज अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके। बट अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करूं, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके। एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब कि 10:12:15 पे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या चल रहा था। तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई टाइम की रेंज नहीं है, मेरे पास यहाँ पे टाइम का एक इंस्टेंट है, सो आई हैव वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब बहुत ही स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है तो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को बीच में ले आते हैं, तो रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ A is minus dA by dt, okay। Rate of formation of B is just dB by dt में, ये प्रोडक्ट है। देखो रिएक्टेंट में टाइम के साथ साथ डिप्लीट हो रहा था, ओके, तो उसके आगे मैं माइनस लगाता हूं, लेकिन प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है तो उसके आगे माइनस नहीं लगाया जाता है, ओके।
तो ये तो है इंस्टेंटेनियस रेट जिसमें हम डिफरेंशियल ऑपरेटर लेके आते हैं, एवरेज रेट जिसमें हम डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं लेकर आते हैं, इट इज सिंपली माइनस ऑफ a2 माइनस a1 अपॉन t2 माइनस t1। सेकेंड थिंग, जब हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं रिएक्टेंट का तो हम माइनस लिखते हैं, प्रोडक्ट के केस में हम माइनस नहीं लिखते हैं। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगी, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ओके, नाउ कहां पे आके अटकते हैं हम, ये सुनो, सपोज एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ हमें a plus 2b gives 3c plus 4d। We are given a hypothetical reaction a plus 2b gives 3c plus 4d। हमें rate of reaction लिखना है in terms of each reactant and product। Listen, इस reaction में rate of decomposition of A is minus dA by dt, rate of decomposition of B minus dB by dt, rate of appearance of C dC by dt, rate of appearance of D dd by dt। But all of them do not have the same rate of disappearance and appearance। You see, जितनी देर में एक A खत्म होता है उतनी देर में तो दो B खत्म हो जाते हैं, जितनी देर में एक A कंज्यूम होता है उतनी देर में 3 C बन जाते हैं और उतनी देर में 4 D बन जाते हैं। तो ये सेम रेट से तो डिकम्पोज या फॉर्म नहीं हो रहे, तो हाउ डू आई राइट द रेट ऑफ अ रिएक्शन देयर? ये चारों तो आपस में बराबर है नहीं, these four are not equal to each other। अब रेट ऑफ रिएक्शन की चार अलग अलग वैल्यूज तो हो नहीं सकती, तो हाउ डू आई राइट द रेट ऑफ रिएक्शन? बेसिकली बेटा B जो है A से डबल रेट पे चल रहा है, तो मैं उसके रेट को डिवाइड बाय 2 कर देता हूं ना, बराबर आ जाएंगे। C ट्रिपल रेट पे चल रहा है तो उसको डिवाइड बाय 3 कर देता हूं, वो 4 गुना रेट पे चल रहा है तो उसको डिवाइड बाय 4 कर देता हूं। ओके, या फिर इन जनरल मैं इसको एक फॉर्मूला बना देता हूं ना कि जब भी मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दिया हो एंड आई नीड टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे dA by dt को मैंने 1 से ही डिवाइड किया, dV by dt को मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, ये होता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन आता ही है तो। लिसन, फॉर अ रिएक्शन 2A plus 3B gives C plus 4D, the rate of disappearance of A is this much। बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A माइनस dA by dt, इसकी वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, अभी अभी पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन is rate of appearance or disappearance divided by stoichiometric coefficient। A का coefficient क्या है 2, तो 1/2 multiplied by this, the answer to the given question is 10⁻⁻² mole per liter per second। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस क्रैक करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। देन नेक्स्ट, रेट लॉ। क्या है रेट लॉ? रेट लॉ सेज कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। सी, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी सिमिलर टू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मनी। ओके, व्हेन वी हैव मोर मनी तो हमारा रेट ऑफ स्पेंडिंग ज्यादा होता है, व्हेन वी हैव लेस मनी तो हमारा रेट ऑफ स्पेंडिंग भी कम हो जाता है। ओके, तो व्हेन वी हैव मोर मनी हम जल्दी जल्दी पैसा उड़ाते हैं, व्हेन वी हैव लेस मनी हम धीरे धीरे पैसा उड़ाते हैं। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है। रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रिएक्शन जल्दी जल्दी चलेगा, रिएक्टेंट कम होगा तो रिएक्शन थोड़ा स्लो चलेगा। ओके, तो रेट लॉ सेज रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
जैसे a की पावर 1 और b की पावर 2 पे डिपेंड करेगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, रेट कांस्टेंट लगाते हैं। अब ये जो रेट कांस्टेंट है, ये आगे आके हमारे यूनिट 3 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रेट कांस्टेंट होता है, इसको कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वो हम यूनिट 3 में बात करेंगे। दिस इज यूनिट 1 गोइंग ऑन। ओके, तो पर बात ये है कि बच्चे, ये जो रेट लॉ है ना, ये बहुत रिलायबल चीज नहीं है। जैसे दुनिया में कुछ रिएक्शंस होते हैं इस तरीके के, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, अभी बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। पर मेरी बात समझो, कभी अगर हम ऐसा करें कि हम दो चीजों का रिएक्शन कराएं, a प्लस b टू गिव प्रोडक्ट्स, और b को एक्सेस में ले लें, ठीक है, तो जब भी किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में लिया जाता है, ओके, तो उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करना बंद कर देता है। प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन ए नाउ, बी पे डिपेंड नहीं करता। तुम खुद सोचो, एक रिएक्शन है जिसमें बी के बहुत सारे मैंने मॉलिक्यूल्स ले लिए, ए के लिमिटेड मॉलिक्यूल्स है, ए आएगा, रिएक्शन होगा, ठीक है, ए खत्म, रिएक्शन रुक जाएगा, फिर हम और ए डालेंगे, फिर रिएक्शन होगा, ए खत्म, रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि बी तो देखो अनलिमिटेड अवेलेबल है। ओके, तो यार रेट ऑफ रिएक्शन तो अल्टीमेटली ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड नहीं कहां कर रहा है, बी तो अनलिमिटेड अवेलेबल है। ओके, तो लेकिन रेट लॉ तो यही कहेगा ना, अभी भी प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, पर रेट लॉ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एज पर रेट लॉ हमें ये लिखना चाहिए अभी भी। अरे भाई, रेट लॉ नहीं अप्लाई होगा ना अब यहाँ पे, जब उसको आपने एक्सेस में ले लिया तो ये लिखना तो गलत होगा, प्रैक्टिकली बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो रेट लॉ ना 100% रिलायबल नहीं है, हम उस पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करते। जब भी हमें ऐसा कुछ लिखना होता है कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की किस पावर पे डिपेंड करता है, तो हम एक्सपेरिमेंट ही करके देख लेते हैं, हम बहुत ज्यादा ऐसे थ्योरेटिकली नहीं लिखते। ओके, तो अब यहाँ पे दो टर्म्स डिफाइंड है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्म्स बार बार इस चैप्टर में आती रहेंगी। लिसन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर्स टू व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज रेज्ड इन द रेट लॉ। ठीक है, ये सम ऑफ पावर्स को हम ऑर्डर बोलते हैं। ओके, बट अभी हमने पढ़ा कि ये जो हम लिखते हैं ना, ये हम थ्योरेटिकली नहीं लिख देते, ये हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमिन करेंगे। ओके, वी विल नॉट राइट इट थ्योरेटिकली, ऐसा नहीं कि यहाँ 1 था और यहाँ 2 था तो मैं उठा के लिख दूं। हम उसको पहले वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटली, बाद में लिखते हैं ये पावर्स। ओके, तो ऑर्डर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली, इट्स वैल्यू इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर को मैं थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं करूंगा, ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। Whereas what is molecularity? Molecularity is basically total number of atoms, ions, particles which collide so as to result into a reaction. कि कितने particles टकराए so that reaction हो जाए। Molecularity is a theoretical concept. Molecularity हम calculate कर सकते हैं theoretically. You just need to add stoichiometric coefficients of reactants. जब एक A दो B से टकराए तो reaction हुआ, तो एक A और दो B, right? तो molecularity is 3. You just have to add these stoichiometric coefficients. Okay, so molecularity is the total number of atoms and particles that collide so as to result into a reaction. Molecularity can be calculated by simply adding the stoichiometric coefficients of reactants. Molecularity को आप simply calculate कर सकते हो सिर्फ stoichiometric coefficients of reactants add करके। ठीक है, next ऑर्डर जो है, ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऐसा नहीं, मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। ओके, वन मोर पॉइंट वी ऐड टू दिस, हम इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे। दैट पॉइंट इज, इनमें एक डिफरेंस आता है फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में पहली बात तो ये रिएक्शंस होते क्या है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स reactions are of two types. Elementary reactions and complex reactions. Elementary reactions मतलब one step reactions, जो एक स्टेप में खत्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जो elementary reactions रहेंगे, one step reactions रहेंगे, इनमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम होती है।
नो इश्यूज। ठीक है, जैसे एग्जांपल SN2 रिएक्शन जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता था, राइट, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन हेलो एल्केन पे भी डिपेंड करता था और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता था। इट यूज्ड टू बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 ही है। एलिमेंट्री रिएक्शंस यही होते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, जैसे SN1 रिएक्शन। ठीक है, complex reactions are those reactions which are more than one step. More than one step reactions, complex reactions, इसमें ऑर्डर तो डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पे। ऑर्डर डिपेंड्स ऑन स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, जैसे SN1 में 2 स्टेप होते थे, जिसमें से पहला स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता था। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि हेलो एल्केन की कितनी कंसंट्रेशन है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में होता था ना, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यही स्लो स्टेप होता था, यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता था। वो तो स्टेप 2 होता था जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके इसको अटैक करता था, दैट वाज अ फास्ट स्टेप, उस पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करता। तो इसका ऑर्डर सिर्फ 1 आ रहा है, राइट। अच्छा, तो ऑर्डर डिपेंड ऑन स्लोएस्ट स्टेप। एंड अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करूं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन ही नहीं करते, बात ही खत्म। अगर कोई मुझसे पूछेगा फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन दैट हैपेंस इन मोर देन वन स्टेप, व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, आई वुड से नॉट डिफाइंड। हम उसको डिफाइन ही नहीं करते, बात ही खत्म। ओके, तो एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी। अब ये भी वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। फॉर अ रिएक्शन order was equal to the molecularity, what is the nature of reaction? The answer is elementary reaction. कोई रिएक्शन जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी बराबर आते हैं, वो कौन सा रिएक्शन है? वो है एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक, दिस ओके। टॉकिंग अबाउट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आई नीड टू लर्न अ फार्मूला K is equal to मोल पर लीटर की पावर 1 minus n सेकेंड इनवर्स, वेयर n is ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वेयर n is ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल पर लीटर 1 minus 1, 1 minus 1 is 0, तो ये वाली टर्म तो खत्म ही होगी, सिर्फ सेकेंड इनवर्स बचेगा। Whereas if I have a zero order reaction, तो 1 minus 0 इसकी पावर 1, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो मैं n की जगह 2 पुट करूंगा एंड आई विल गेट दिस। ओके, तो कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा होता है, हमें सिर्फ ये लिख के दिया होता है द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज दिस, एक वैल्यू दी होती है, उसकी यूनिट्स दी होती हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 5 into 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? उन्होंने लिख दिया ना रेट कांस्टेंट की वैल्यू 5 into 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स। तो अब k की यूनिट से देख लो, k की यूनिट सेकंड इनवर्स कब होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एमसीक्यूज में, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। ठीक, ग्रेट। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस बेसिकली जिनमें सूडो का मतलब होता है नकली, ठीक है, which are not originally of first order but have been made of first order by artificial means. Artificial means मतलब एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं। जैसे इस रिएक्शन को अगर मैं मतलब बेसिकली B को अगर एक्सेस में ना लूं, तो ये रिएक्शन एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ओरिजिनली, ठीक है। बट अगर मैं B को एक्सेस में ले लेता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन B पे डिपेंड करना बंद कर देता है, ओके, तो ये रिएक्शन बन जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये नकली तरीके से मैंने इसको फर्स्ट ऑर्डर का बनाया है, दिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, इसे हम बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, द रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ओरिजिनली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है एस्टर हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल इथेनोएट, ये
इसमें हम वाटर को एक्सेस में ले लेते हैं, फॉर्म इथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो वाटर पे डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, H2 पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। दैट्स इट। ठीक, तो क्वेश्चंस अभी किया, डिफरेंशिएट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, गिवन मेथड टू कन्वर्ट बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन इनटू अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन किया। अभी हम एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं। ठीक, डिफरेंशिएट इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट, डन। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, अब यहां पे क्वेश्चन में एरर है और क्वेश्चन में टू गलत जगह लगा हो। ये एक्चुअल में ये है क्वेश्चन। A plus 2B to give products. The following data was obtained. एक बच्चे ने 3 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 1 2 3। जब उसने A की कॉन्सेंट्रेशन ली 2 × 10 की पावर -3, B की कॉन्सेंट्रेशन ली 1 × 10 की पावर -3, तो रेट ऑफ रिएक्शन आया ये। ओके, ऐसे ही उसने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया। क्वेश्चन है, अबव डेटा यूज करो एंड राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ। इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? लेट rate law expression B, rate is equal to K times A की पावर X, B की पावर Y। ओके, तो अब मेरे पास 3 डेटा है, 1 2 3। मैं इससे 3 इक्वेशंस बनाता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन वाज 4 × 10 की पावर -6। जब A की कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10 की पावर -3 और B की कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10 की पावर -3, तो 1 नहीं लिखा चलेगा। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन है 8 × 10 की पावर -6। जब A की कॉन्सेंट्रेशन सेम है लेकिन B की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया। वैसे तो समझदार लोग यहीं से ही समझ जाएंगे, मैंने B की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब B की पावर 1 पे डिपेंड करता होगा। पर एनीवेज रेट ऑफ रिएक्शन है 1.6 × 10 की पावर -5। समझदारी इसमें इसको आप 16 × 10 की पावर -6 लिख लो। सारी 10 की सेम पावर में आ जाएगा, कैलकुलेशन इजी होगी। 16 × 10 की पावर -6 इज इक्वल टू K टाइम्स A की कॉन्सेंट्रेशन 4 × 10 की पावर -3, B की कॉन्सेंट्रेशन जस्ट 10 की पावर -3। इसको मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करूंगा अगर सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट, 4 डिवाइडेड बाय 8 आएगा 1/2 इज इक्वल टू K से K कट, x वाली पूरी टर्म कट, बचा क्या 10 की पावर -3 अपॉन 2 × 10 की पावर -3 की पावर y। इसमें भी ये कट कर दो, क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। y की क्या पावर कि 1/2 ही रहे, तो y की पावर 1 लोगे ना। इसका मतलब इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में y की वैल्यू 1 है। ठीक, ऐसे ही अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करता हूं। लेट मी डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन। तो 4 × 10 की पावर -6 अपॉन 16 × 10 की पावर -6, ये कट पिट के 1/4 आ जाएगा। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 गॉन, 4/16 1/4। ठीक है, k से k कट, y वाली जो पूरी कट, 2 × 10 की पावर -3, यहां है 4 × 10 की पावर -3। ये भी कट पिट के 1/2 आ गया। तो बेटा 1/2 की क्या पावर रखूं कि 1/4 आ जाए? ऑब्वियसली ये, तो मेरा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था, इट कम्स आउट टू बी रेट इज इक्वल टू K टाइम्स A की पावर 2, A की पावर x लेट किया था, और B की पावर 1। ये दिस इज माय आंसर।
ओके, अब अगर मैं डायरेक्टली इसको देखता तो रेट लॉ के हिसाब से मेरा आंसर आना चाहिए था a की पावर 1 और b की पावर 2। एज पर रेट लॉ तो ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये बन रहा है रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। ऑर्डर क्या होता था? सम ऑफ पावर्स, ठीक। दिस सम्स अप यूनिट 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने बात करी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमारे सिलेबस में दो रिएक्शंस हैं जो कि बहुत डिटेल में हमें पढ़ने हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक। बेसिकली फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शंस, अगर मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शंस के बारे में बात करूं, इमेजिनरी रिएक्शंस के बारे में बात करूं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ए से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ए की पावर 0 पर डिपेंड करेगा। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो k into 1 को मैं k लिख सकता हूँ, रेट की जगह -da/dt लिख सकता हूँ, नो इश्यूज। dt को उधर ले जाते हैं, da को यहीं रहने देते हैं, माइनस को भी उधर भेज देते हैं, हमारे पास आता है da -k dt। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ da is a, इंटीग्रेशन ऑफ dt is t। अब क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया था तो देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो a -kt + c, राइट। मैं इस इक्वेशन तक पहुंचा, लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन। अब जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, व्हेन t = 0, तो a की वैल्यू a0 मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। तो जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था तो उस वक्त a की कंसंट्रेशन a0 थी, ओके। तो मैं इसको पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, t की जगह 0 पुट कर देता हूं, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और a की जगह a0, तो मुझे पता चला c की वैल्यू तो a0 है। मैं c की वैल्यू a0 उठा के यहां डालता हूं, आई गेट अ इक्वेशन a = -kt + a0। दिस इक्वेशन इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलता हूं फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और a = -kt + a0। ये दिस, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ये ऑब्वियसली y = mx + c पे सेट बैठ रहा है ऐसे, where y axis represents concentration of reactant at time t, की reactant की concentration कितनी बची at time t। slope of the graph is -k and c मतलब y intercept a0। हम a0 से शुरू हुए थे, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर concentration of reactant धीरे धीरे लीनियरली कम होगी, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सब कुछ सेम, a से प्रोडक्ट्स बन रहा है, बस अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो a की पावर 0 नहीं होगा, a की पावर 1 होगा, ओके। अब क्योंकि a की पावर 1 है तो ये dt उधर जाएगा, तो व्हाट वी हैव इज, और a नीचे आ जाएगा, माइनस भी उधर चला जाएगा, dA/a is -k dt। Then integrating both sides, बेटा dx upon x का इंटीग्रेशन होगा log x, तो dA upon a का इंटीग्रेशन है ln a। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी dt का इंटीग्रेशन t, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जब टाइम t = 0 होगा तो a = a0, मैं टाइम t = 0 पुट करूंगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो a की जगह a0 आ जाएगा। हम कहां पहुंचे, ln a0 = -k * 0 + c, c की वैल्यू आ गई ln a0, उसको मैं यहां पुट कर देता हूं, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ln a = -kt + ln a0। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देता हूं न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए। kt को इधर ले जाते हैं, ln a को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो kt यहां पे माइनस का था, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ln a0 - ln a, तो ये हो गया log a - log b = log a/b। अब ये नेचुरल लॉग है, उसको आर्टिफिशियल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो आई राइट 2.303 log a0/a। तो मैं लिख लेता हूं t = 2.303/k log a0/a।
दिस इज द फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली यूज इन न्यूमेरिकल्स, जिससे हमारी कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन वैसे एक ही बात है, पर न्यूमेरिकल्स में हम ये यूज करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। t is equal to 2.303 by k log a0 by a. This is what we will be using in numericals. तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ के बारे में। टी हाफ क्या होता है? टी हाफ इज द हाफ टाइम पीरियड या फिर हाफ लाइफ पीरियड, कि कितना टाइम लगा एक रिएक्टेंट को अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होने में। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ रिएक्टेंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे घर में महीने के स्टार्टिंग में अगर 5 किलो चाय पत्ती आई थी, तो 5 से 2.5 किलो होने में, 5 से 2.5 होने में कितना टाइम लगा, या फिर अगर आई ही 2.5 थी तो 2.5 से 1.25 होने में कितना टाइम लगा। दिस इज हाफ टाइम पीरियड, कि कितना टाइम लगा एक रिएक्टेंट को टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू। ओके, ये तो एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ। यहां पे टी हाफ का एक्सप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। अगर आप कैलकुलेट करोगे, हमारी कॉन्सेंट ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन a is equal to minus kt plus a0। अब जब टाइम t हाफ होता है तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो a की कॉन्सेंट्रेशन a0 by 2 हो जाती है। इसको आप सिंपलीफाई करोगे, t हाफ आता है हमारा a0 upon 2k। t हाफ को फर्क पड़ता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने कितनी ली, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है t हाफ। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे, मैंने बोला था ना यहां पे ये होगा t is equal to 2.303 by k log a0 by a। अब जब टाइम t हाफ है तो a कितना है, a0 by 2, a0 से a0 ही कट गया, 2.303 into log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इस केस में टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी हाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता इनिशियली रिएक्टेंट कितना लिया गया था, टी हाफ सेम ही रहता है। चाहे 5 से 2.5 करना हो, चाहे 2.5 से 1.25 करना हो, उतना ही रहेगा हाफ टाइम पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये चीज याद रखेंगे अब कि 2.303 into 0.3010 ये 0.693 होता है। बहुत ज्यादा ये कैलकुलेशंस में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है, हमारी कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बनाने में हेल्प करेगा, तो हमें ये याद रखना, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिनमें ये आता है। क्वेश्चंस करते हैं इसके। शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें ये शो करना है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए time required for 99.9% completion is 10 times the half time period for a first order reaction. Time required for 99.9% completion is 10 times the t half. Okay? यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में t हाफ तो पता ही है 0.693 by k होगा। t 99.9% सॉल्व करते हैं। बेटा अगर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गया तो रिएक्टेंट बचा कितना, 0.1% ही बचा ना। 99.9% तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्टेंट बचा कितना, 0.1%। मतलब 0.1 upon 100 into a0, पॉइंट हटाते हैं, 0 लगाते हैं, ये आ गया a0 into 10 की पावर -3। तो हमारा फॉर्मूला k is equal to 2.0 हमारा फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू 2.303 by k log a0 by a। a में क्या पुट करेंगे हम, a में पुट करेंगे a0 into 10 की पावर -3। a0 से a0 कट, तो हमारा जो t 99.9% आया, कितना आ रहा है देखते हैं। t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 by k into 10 की log 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर 3 बन जाएगा। 3 आगे आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 3 log 10।
तो T 99.9% is equal to 6.909 by K। अगर अब आप ध्यान से देखो ये है 0.69 by K और ये है 6.9 by K। क्लियरली T 99.9% उसका 10 टाइम्स आ रहा है। मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। T 99.9% और T half, so this is roughly coming out to be 10, so T 99.9% is 10 times the T half। okay, similarly second question, time required for 99.9% completion we can do। next question करते हैं, for the given first order thermal decomposition reaction, ये वाला। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको करते हैं। फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वाला अपना N2O5 डिकम्पोज होके N2O4 और O2 बना है। जो टोटल प्रेशर है पहले 0.5 था, 100 सेकंड बाद टोटल प्रेशर हो जाता है 0.512। फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। रिएक्शन है टू N2O5 gives 2N2O4 plus O2। This is one of the different reactions, one of the different questions जिसमें थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ध्यान से करना। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो टोटल प्रेशर, तीनों का प्रेशर मिला के 0.5 है। यार जब रिएक्शन जस्ट शुरू ही हो रहा है तब तो सारा प्रेशर रिएक्टेंट का ही है ना, उस टाइम पे इनका क्या प्रेशर है, 0 है ये दोनों। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा आफ्टर 100 सेकंड्स इसमें से कुछ माइनस हो जाएगा, इसमें से 2x माइनस करेंगे, इसका कोफिशिएंट 2 है, ये 2x बढ़ जाएगा और ये 2x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेशर आफ्टर 100 सेकंड्स इज 0.512। जो टोटल प्रेशर है 100 सेकंड्स के बाद वो 0.512 है। बेटा टोटल प्रेशर मतलब इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, ओके। तो 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, 0.512 इज इक्वल टू 0.5 प्लस x। यहां से x की वैल्यू आ गई 0.012। तो अब मुझे पता चल गया कि रिएक्टेंट का कितना प्रेशर है, प्रेशर ऑफ N2O5 आफ्टर 100 सेकेंड्स। प्रेशर ऑफ N2O5 is 0.5 minus 2x, this is 0.5 minus 2 into 0.012 which is 0.024, तो ये आ गया 0.476। ठीक, अब यहां से मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं। मुझे कैलकुलेट करना था रेट कांस्टेंट, तो k is equal to 2.303 by t log, हमने पढ़ा a0 by a, पर उसी फॉर्मूला को मैं प्रेशर के टर्म्स में भी यूज कर सकता हूं। आई कैन यूज दिस फॉर्मूला p0 by p। तो इनिशियली रिएक्टेंट का कितना प्रेशर था, इनिशियली प्रेशर था 0.5 और फाइनली प्रेशर था 0.476। अब मुझे अगर लॉग की वैल्यू दी हो तो कि क्वेश्चन में दी होगी, आई कैन इजीली फाइंड द रेट कांस्टेंट। माय क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं कि हम इस फॉर्मूला को, ये जो k is equal to 2.303 by t है, उनको ये सिर्फ ये पता है कि इसको सिर्फ कंसंट्रेशन की टर्म्स में पुट किया जा सकता है। गलत, इसको हम प्रेशर की टर्म्स में भी पुट कर सकते हैं। सेकंड मिस्टेक, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर लेना होता है, तो बच्चे 0.5 और 0.512 भी डाल देते हैं, बात ही खत्म। बेटा टोटल प्रेशर नहीं पुट करना यहाँ पे, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t पुट करना होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का प्रेशर पुट करना है, टोटल प्रेशर नहीं पुट करना है इस फॉर्मूला में। ठीक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो, तो इसको ध्यान से करो। ओके, नेक्स्ट, वेरी वेरी इजी। A reaction is first order in A and second order in B। एक रिएक्शन है जो कि अगर A के रिस्पेक्ट में देखो तो फर्स्ट ऑर्डर है, B के रिस्पेक्ट में देखो तो सेकंड ऑर्डर है। मतलब रेट इज इक्वल टू K टाइम्स A की पावर 1 B की पावर 2। ओके,
राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हो गया, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स a की पावर 1 b की पावर 2। हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ b इज डबल्ड? ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्टेड इफ मास ऑफ वन ऑफ द बॉडीज इज डबल्ड, इफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज इज डबल्ड। तो अब b के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, अगर आप b को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर भी कर देते हैं। रेट a की पावर 1 और b की पावर 2 पे डिपेंड करता था, ठीक है। मान लेते हैं रेट x है। न्यू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन b इज डबल्ड, 2b का स्क्वायर व्हिच इज 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर, दिस इज 4 टाइम्स k a into b स्क्वायर। अब k a into b स्क्वायर क्या था, x, तो न्यू रेट इज 4 टाइम्स x, बेसिकली 4 टाइम्स द इनिशियल रेट, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी इजीली डन। कमिंग टू द लास्ट यूनिट, मैंने पहले भी बात करी थी कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर? दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिस्ट अरीनियस, ठीक है। उसने एक इक्वेशन बनाई थी, अरीनियस इक्वेशन, k is equal to a naught e की पावर माइनस a by r, ठीक है। जिसके टर्म्स जो है k तो रेट कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन r into t पे। r इज गैस कांस्टेंट एंड t इज टेंपरेचर। अब इतने अच्छे तो हम है नहीं कि हम एक्सपोनेंशियल सॉल्व कर ले, इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं, तो हमें लॉग का सहारा लेना पड़ेगा। बेसिकली अरीनियस भाई साहब ने इक्वेशन बनाई k is equal to a naught e की पावर माइनस a by rt, where a naught is अरीनियस कांस्टेंट। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें सॉल्व करना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ln k is equal to ln a naught मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस a by rt, जो कि हो जाएगा ln a naught प्लस ln e की पावर माइनस a by rt। अब यार ये जो लॉग और एक्सपोनेंशियल है ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया ln k इज इक्वल टू, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, माइनस a by rt प्लस ln a naught। दिस इज वेयर वी रीच, ओके। अब नेचुरल लॉग को आर्टिफिशियल में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई लगता है। 2.303 log k is equal to minus a by rt plus 2.303 log a naught। पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करते हैं, we get 2. log k is equal to minus a 2.303 rt plus log a naught। इस इक्वेशन को ग्राफ में पुट किया जा सकता है, we can put this equation into graph, y is equal to, इसको m ले लेते हैं, m x plus c, क्योंकि अरीनियस किस किस के बीच में रिलेशन बताता था, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, तो मैं इसको t जो है नीचे इसको 1/t मान लेते हैं। तो y एक्सिस पे we have log k, slope of the graph is minus EA upon 2.303 R। X एक्सिस पे भी है 1 upon टेम्परेचर, और जो Y इंटरसेप्ट है वो है log A naught। ये तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही है, बेटा 1/T बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर तो कम हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है रेट कांस्टेंट भी कम ही हो रहा है। इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रहा था अरीनियस हमें कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड इट मैथमेटिकली, ओके। ये अब
हमें इसको कैसे यूज करना है, राइट? हम इस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं? तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला तक पहुंचे, log k is equal to minus EA upon 2.303 RT plus log A naught। हमें काम करते, हमें पता चल गया रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कोई टेम्परेचर T1 है, उस पे रेट कांस्टेंट K1 आ रहा था। कोई टेम्परेचर T2 है, उस पे रेट कांस्टेंट K2 आ रहा था। हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस ही कर दिया आपस में, log A naught से A naught कट गया, हमारे पास आया log K1 माइनस log K2 जो कि होता है log K1 by K2 माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। This is very important for numericals। ये numericals के लिए बहुत ज्यादा important कि हमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे दिए हुए हैं ऐसे एनसीईआरटी में कि हमें बताया हुआ है टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 होता है, टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 होता है, तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है? या फिर बेसिकली इस इक्वेशन में 5 चीजें K1 K2 T1 T2 और एक्टिवेशन एनर्जी, इन 5 में से 4 चीजें दे देते हैं, एक पूछ लेते हैं। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन है अभी करते हैं, राइट? यहाँ पे भी मैं एक कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे 2.303 R, इसमें कैलकुलेशन 100% जल्दी आती है। 2.303 और R की वैल्यू होती है 8.314। हम इसको याद रखेंगे कि ये वैल्यू आती है 19.17। दिस विल हेल्प अस इन न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज हमें एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी और ऑब्वियसली ऑलरेडी कैलकुलेशन टफ है, तो हम इसको भी याद कर लेंगे। 2.303 into 8.314 19.17 आता है। ओके, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं। लेट्स सी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, the rate constant for a reaction, the rate constant for a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse। तो हमें बोला जा रहा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू जब टेम्परेचर 500 केल्विन है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 0.02, जब टेम्परेचर 700 केल्विन है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 0.07। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये, तो बस सिंपल है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा log K1 by K2 is equal to minus EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 log 0.02 upon 0.07 is equal to minus EA upon 2.303 into 8.314। I know कि ये 19.17 आना है। 1 by T1 minus 1 by T2। That's it। ठीक है, आगे do the mathematics। इसको काट के आप ज्यादा से ज्यादा इतना सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 19.17 लिख लो, बाकी तो आपको मैथ्स एनीवे अभी भी करनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया बट स्टिल आपको जितना करना हो तो करना है। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी पैटर्न के ही हैं, वी कैन इजीली मैनेज। अब बात आती है ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी और बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी और ये पूछा जा रहा है कि कैटलिस्ट का क्या रोल रहता है। सो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली एक ऐसी चीज जो रिएक्शन में कंज्यूम ना हो पर फिर भी रिएक्शन को फैसिलिटेट कर दे। ओके, जैसे अब क्लास में कई बार हमें पता होता है कि दो बच्चे आपस में लड़ेंगे, राइट, बट लड़ नहीं रहे हैं, तो एक बच्चा होता है ना बीच में आता है और दोनों में आग लगाता है, बोलता है देख भाई मैं लड़ा, ठीक है। तो अब इससे दूसरे बच्चे जो है जिन्होंने लड़ना वो नहीं सहते,
ठीक है, वो प्रवोक हो जाते हैं, वो लड़ने को आ जाते हैं। तो ये वाला बंदा है जिसने दोनों को बोला कि भाई मैं ना सहता, अब ये थोड़ी ना लड़ेगा लड़ाई में, इसने तो बस इन दोनों को एक्टिवेट कर दिया, खुद थोड़ा ना लड़ेगा। तो ऐसे ही कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को कराने का एक ऐसा रास्ता ढूंढता है जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिवेट ना करना पड़े, ठीक है, ये रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि कितना हमें उनको अभी और एनर्जी देनी सो दैट कि वो रिएक्टिव फॉर्म में आ जाए और रिएक्ट करने लगे। कैटलिस्ट इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट वो इंसान है जिसको ट्रिगर पॉइंट्स पता है कि इसको मैं ये वाली बात बोलूंगा तो अभी लड़ाई हो जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक ऑल्टरनेट रास्ता लेकर आएगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगे, ठीक है। जनरली इस रिएक्शन की अगर इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट की ये एनर्जी है, पर वो इस स्टेट में रिएक्टिव नहीं है, उसको जब तक मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा, अनस्टेबल फॉर्म में नहीं लेकर आऊंगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको पहले अनस्टेबल फॉर्म में लेके आया, उसकी एनर्जी बढ़ाई। पर अगर मैं कैटलिस्ट डाल देता हूं तो कैटलिस्ट को तो ट्रिगर पॉइंट्स पता है, वो इसको छोटे रास्ते से ही करा देगा, उसमें ज्यादा एक्टिवेट भी नहीं करना पड़ेगा आपको, right? So what does the catalyst change? Catalyst changes the activation energy of the reaction. Okay? The catalyst provides an alternative path of lower activation energy for the reaction to take place. Catalyst activation energy को change करता है. Okay? तो अगर ये ग्राफ है किसी रिएक्शन का, इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल चल रहे, दो रिएक्शन सॉरी रिएक्टेंट, देखो रिएक्टिव फॉर्म में लाने के लिए एक्टिवेट तो करना ही पड़ता है। ओके, ये आ गया आपका एक्टिवेटेड फॉर्म या फिर इंटरमीडिएट कह लो, प्रोडक्ट। क्या फर्क है इन दो रिएक्शंस में? इनमें से एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि हमने एनर्जी दी सपोज 50 जूल्स एक्टिवेशन एनर्जी, जब इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना तो 30 जूल तो रिलीज ही हो गई, 30 जूल एनर्जी कम हो गई, ठीक है बेटा। 50 जूल एनर्जी दी थी, उसमें से 30 जूल कम हो गई, तो अभी भी नेट एनर्जी तो हमने दे ही रखी है ना, प्लस 20 जूल्स। तो रिएक्शन इज अल्टीमेटली एंडोथर्मिक। ये वाला जो गैप होता है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दिस इज द नेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी की मेरे को कितना एक्टिवेट करना पड़ा था, 50 जूल एनर्जी देनी पड़ी थी। और यही अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट लाना है, तो आपको 30 जूल्स बढ़ानी पड़ेगी, फिर वो यहां आएगा। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 30 जूल्स है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की पूरे 50 जूल्स है। ओके, इस रिएक्शन में क्या है कि अगर हमने सपोज 50 जूल्स एनर्जी दी रिएक्टेंट को रिएक्टिव बनाने में, तो उसके बाद जब वो रिएक्ट किया उसने 60 जूल्स रिलीज कर दी, तो 50 जूल्स मैंने उसको एनर्जी दी, उसने 60 जूल्स रिलीज कर दी, तो अल्टीमेटली तो यार उसने 10 जूल्स रिलीज किया ना। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ये होता है डेल्टा एच नेट, मतलब नेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, व्हिच इज थ्योरेटिकल टॉपिक, जो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन-किन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कि वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली एनर्जी पे डिपेंड करता है, हर एक रिएक्टेंट टकरा के प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। सिर्फ वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी। और हमें कैसे पता चलता है कितने पार्टिकल्स थे ऐसे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी? E की पावर माइनस EA/RT, ठीक है। ये वो फैक्टर है जो बताता है कि कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी। थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर इज ओरिएंटेशन फैक्टर, कि ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर सपोज एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 से AB बनना, अगर कोलिजन इस तरीके से हो रही है तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर कोलिजन ऐसे हो रही है तो रिएक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बस टकरा गए और रिएक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जो रिएक्शन है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोलिजन है वो प्रॉपर एक ओरिएंटेशन में होनी चाहिए तभी रिएक्शन होगा, ठीक।
अब क्योंकि अब हम ये पढ़ रहे हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी एनर्जी बैरियर की बात हुई है, तो एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने ही है तो ये भी कर ही लेते हैं। वैसे भी कुछ एग्जाम्पल पेपर्स वगैरह में भी इसके क्वेश्चन दिए हुए थे। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन कर्व जिसमें एक्स एक्सिस पे एनर्जी है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो सिंपल, इसका एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि घर पे हम रोटी सेकते हैं, हम इंटेंशनली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, पर रोटी का हर एक कोना बराबर नहीं सिकता है, जगह जगह से रोटी काली होती है, जगह जगह से ब्राउन होती है। इसका मतलब कुछ एक पार्टिकल ज्यादा हीट हुआ है, कुछ एक कम हीट हुआ है। तो जब हम किसी रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स की सेम एनर्जी नहीं होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो एट टेम्परेचर T, दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। ठीक है, सपोज ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ध्यान देंगे इस ग्राफ में एनर्जी एक्स एक्सिस पे, तो सिर्फ इतने पार्टिकल्स हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं, दिस इज e की पावर माइनस a/RT। ठीक है, और y एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की तो ये एनर्जी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी है। ठीक है, तो ये वाली जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। This is most probable energy. This is the graph at temperature T. बेटा क्या इफेक्ट आ जाएगा अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दूं? If I increase the temperature by 10 degree, what will change? चेंज ये होगा कि जो पीक ऑफ द ग्राफ है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी और नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। तो बेसिकली अब मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बढ़ गई है। पहले मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इतनी थी, अब मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इतनी है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कैसे बढ़ाया? हीट करके बढ़ाया होगा। ओके, हीट करने से एनर्जी बढ़ती है, तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बढ़ गई है। पहले इतनी थी, अब इतनी। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं वो भी बढ़ गए। ठीक है, दिस इज फॉर टेम्परेचर T+10। जैसे मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो ये हालात है कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी भी बढ़ गई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले इतने से थे जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर गए थे, अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर गए। पीक ऑफ द ग्राफ राइट एंड डाउनवर्ड्स ऐसे शिफ्ट हुई है। दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। फाइन, दिस एंड्स आवर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स।